हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? और उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी और आपने एकदम रफ्तार बना ली होगी अपनी पढ़ाई की। और उसके साथ भी हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आते रहते हैं जिसे आप देखते होंगे। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं कि आप ही लोग की डिमांड थी कि लोक नृत्य लाइए। देखिए, इस समय हम उत्तर प्रदेश के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो 100% आपके पूछे ही जाते हैं। ये मान लीजिए कि यूपी का अगर कोई भी एग्जाम है तो यहाँ से क्वेश्चन आपके नहीं जाते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटते, यहाँ से क्वेश्चन 100% आपके बनते हैं। तो इसीलिए जो जो टॉपिक हैं और जो टॉपिक थोड़े से आपको टफ लगते हैं वही टॉपिक लेके आए हैं। आज आपका टॉपिक है उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो लोक नृत्य हैं और उससे संबंधित क्षेत्र हैं, इनके बारे में लाए हैं। ये एक थोड़ा सा टफ टॉपिक माना जाता है, वो आप भी जानते हैं अगर रेगुलर आप तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप ये लोक नृत्य को हम पढ़ने के बाद इतना ऐसे हम पढ़ लेंगे कि फिर दोबारा आपको कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। और अगर इसको पढ़ने के बाद भी अगर आप कहीं से और से पढ़ते हैं, कहीं और से या बुक से इधर उधर से, तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें नृत्य से संबंधित ला दी गई हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको लोक नृत्य में। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, इससे बाहर नहीं जाएगा, ये याद रखिए। भले आपको 20, 25, 30 मिनट लग जाएगा, लेकिन फिर दोबारा आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप यही पढ़ लेंगे और आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपके लिए हम जीएस कैप्सूल में इंपॉर्टेंट टॉपिक ला रहे हैं, आप देख रहे होंगे। इससे पहले हम मेले उत्सव लाए थे आपके, उसके अलावा वो आपसे कहीं से मेले और उत्सव मत पढ़िएगा, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इधर उधर भटकने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि यही हमने ही 2-3 बुक से इकट्ठा करके मैटर लिया है, तो आप भी 4 बुक में भटकेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम ही को भटकने दीजिए, क्योंकि हमें पढ़ाना है। ठीक है, तो चलिए हम बात करेंगे कुछ चीज़ों का। ये यूपी का मैप बना हुआ है, तो इसको देखिएगा। देखिए, समझाने के लिए केवल बनाया है, मुझे ढंग से बन नहीं पाया है, तो केवल समझाने के लिए, बस आपको समझाने के लिए है बस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यहाँ चीज़ें आपको समझ में आएंगी और हम कोशिश करेंगे कि हम आपको याद करा के ही भेजें यहाँ से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने जैसे कि आपका यूपी का मैप बनाया है, दिशाएं आप जानते होंगे, वैसे भी अभी हमने मैप आपको नहीं बताया है। तो अगर आप कहेंगे तो हम उत्तर प्रदेश के परिचय में ये मैप का पूरा ले आएंगे, तो आपको एक एक चीज़ें समझा देंगे। वैसे भी जो क्षेत्र हैं हमारे, जैसे लोक नृत्य के क्षेत्र हैं, लोक गायन के क्षेत्र हैं, तो कुछ क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। जैसे बुंदेलखंड क्षेत्र आप देखते होंगे, आपने बुंदेलखंड क्षेत्र सुना होगा, क्योंकि जब एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है तो जैसे मान लीजिए कि पूछा गया चरकुला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये ब्रज क्षेत्र का है। ठीक है, तो ये क्षेत्र के हिसाब से देता है, कोई जिला या स्थान नहीं देता है यहाँ पर, तो इसीलिए हमें क्षेत्र के हिसाब से याद करना पड़ेगा। और ये आता है ऊपर पश्चिमी क्षेत्र का ब्रज क्षेत्र पूरा आ जाता है, ब्रजभूमि आ जाता है। उसके बाद अवध का क्षेत्र हम पढ़ेंगे, अवध क्षेत्र में कौन कौन से नृत्य हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ें पढ़ेंगे। और पूर्वांचल यानी कि पूर्व यूपी में कौन कौन से नृत्य आएंगे, उन्हें भी हम पढ़ेंगे। तो ये हमारी केवल नृत्य की क्लास है। इसके बाद हम लोकगीत की क्लास लेके आएंगे, फिर आपके घराने आएंगे, विशिष्ट और जो संगीत अकादमी है, सारी चीज़ें हम लेके आएंगे। इस सब भी चीज़ें मान के चलिए, कला संस्कृति सब अच्छे से हम पढ़ेंगे। फिर आपको, अगर आप यहाँ से पढ़ेंगे, जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक फिर आपको कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो हमने क्या देखा है कि जो पश्चिमी क्षेत्र है हमारा उत्तर प्रदेश के मैप का, ये जो पश्चिमी क्षेत्र है, ये ब्रज क्षेत्र है। इसमें जो 30 जिले आते हैं, ठीक है, लगभग 30 जिले इसमें आते हैं। और ये जो अवध का क्षेत्र है आपका, इसको केंद्रीय प्रदेश भी बोलते हैं, इसमें 10 जिले आते हैं। और पूर्वांचल यानी कि पूर्वी यूपी, उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग, इसमें जो है 28 जिले आते हैं, इधर ही पूर्व भाग में ये सारी चीज़ें हैं। और हम बात करेंगे बुंदेलखंड में 7 जिले आते हैं। इन 7 जिलों को हमें पढ़ना जरूरी है। जालौन आता है, और झांसी, ललितपुर, बांदा, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, इनको ध्यान में रखिएगा, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट बनेगा आपका, ये याद रखिएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ क्षेत्र समझ में आ गया होगा कि हमें जब लोक नृत्य हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे कौन कौन से क्षेत्र आएंगे। नहीं तो हम डायरेक्ट अगर पढ़ाना आपको स्टार्ट करते कि जो बुंदेलखंड क्षेत्र में ख्याल नहीं तो धुरिया, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो ऐसे आप नहीं समझ पाते। ठीक है, तो इसलिए मैप में हमने आपको डिस्क्राइब कर दिया। और ये वाला जो क्षेत्र है ये रुहेलखंड का क्षेत्र है, तो ऐसे इसको जरूरत नहीं थी लिखने की, तो लिख देते हैं रुहेलखंड। ओके, तो ये आप जान लीजिए हमें किसके किसके पढ़ने हैं। पश्चिमी क्षेत्र हो गया, अवध का क्षेत्र हो गया, पूर्वांचल हो गया यानी पूर्वी यूपी हो गया, और बुंदेलखंड। तो इन सभी में हमारा क्या घूमेगा, लोक नृत्य घूमेगा, इसी को हम पढ़ेंगे। ऐसे ही हमारा लोकगीत भी आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम उठाते हैं कौन सा, बुंदेलखंड क्षेत्र। तो बुंदेलखंड हम क्षेत्र इधर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बुंदेलखंड क्षेत्र में के प्रसिद्ध जो है लोक नृत्य कौन कौन से हैं, और किस किस अवसर पर ये नृत्य किए जाते हैं, और कहाँ किए जाते हैं, कौन सा समाज करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो सारी चीज़ें अगर एक जगह आपको मिल रही है तो फिर मत भटकिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है, यही मान लीजिएगा। ठीक है, कि आप समय अपना मत बर्बाद करिएगा, समय बहुत अमूल्य है। तो हम बात करेंगे बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन कौन सा नृत्य किया जाता है। ख्याल नृत्य किया जाता है, अभी हम सारी चीज़ों को याद करेंगे। धुरिया नृत्य किया जाता है,
और सैरा नृत्य, सैरा भी बोलते हैं, शौरा भी बोलते हैं और शायरा भी बोल सकते हैं, कुछ भी अगर इसमें से आ जाए तो आप बुंदेलखंड क्षेत्र लगा देंगे, ये किया जाता है। और घोड़ा नृत्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ये। और देवी नृत्य, राई या मयूर नृत्य इंपॉर्टेंट है, दीप नृत्य, पाई डंडा नृत्य, कार्तिक नृत्य और लठमार दिवाली नृत्य। तो ये सारे नृत्य कहाँ होते हैं? आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में होते हैं। अब हम देखेंगे इनको हमें पढ़ना कैसे है, एक मिनट। ओके, तो अब हम ये देखेंगे कि हमें इसको पढ़ना कैसे है। तो इन चीज़ों को पढ़ने का क्या है, जैसे ख्याल नृत्य जो है, ये जब किसी के यहाँ किसी भी पुत्र का जन्म होता है तो पुत्र जन्मोत्सव के अवसर पर ख्याल नृत्य किया जाता है, ये आपका इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये आपका पूछा जाता है। फिर बात करेंगे धुरिया नृत्य। तो धुरिया नृत्य जो है कुम्हारों के द्वारा किया जाता है। कुम्हार कौन से होते हैं? जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उन्हें कुम्हार कहते हैं। तो ये धुरिया नृत्य उनके द्वारा किया जाता है, कुम्हारों के द्वारा। ठीक है, अब बात करेंगे सैरा, सौरा या शायरा नृत्य। ये फसल जब काटते समय लोग जब फसल काटते हैं तब ये नृत्य करते हैं, ये भी नृत्य आपका इंपॉर्टेंट है। और घोड़ा नृत्य की बात करेंगे, किसी मांगलिक अवसर पर जब कोई घर में शुभ अवसर होता है तब ये नृत्य किया जाता है, घोड़ा नृत्य। तो इसको भी याद रखिएगा, किसी भी मांगलिक अवसर पर क्या होता है, घोड़े के द्वारा ये किया जाता है, घोड़ा नृत्य। फिर बात करेंगे देवी नृत्य, ये इतना इंपॉर्टेंट आपका नहीं है। ठीक, अब आता है राई या मयूर नृत्य। इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि मयूर नृत्य भी आपको और मिलेगा, तो ज़्यादातर ये राई के नाम से आपको पूछेगा। ये जन्माष्टमी के अवसर पर महिलाएं करती हैं, राई या मयूर नृत्य। तो राई नाम इंपॉर्टेंट है, राई आप याद रखिएगा, ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो रट लीजिए इसको। राई नृत्य जो है जन्माष्टमी के अवसर पर महिलाएं करती हैं, इसको मयूर नृत्य भी कहते हैं। और मयूर अभी आगे आएगा ब्रज क्षेत्र में, तो उसको भी हम बताएंगे, ये भी याद रखेगा। फिर बात करते हैं दीप नृत्य क्या होता है। ये अहिर समाज के द्वारा होता है। ठीक है, अहिर समाज आप जानते होंगे, जो कृष्ण जी का समाज था, यानी कि जो अहिर कास्ट होती है, यादव बोलते हैं। ठीक है, तो उन्हीं के द्वारा ये किया जाता है। और क्या होता है यहाँ पर, क्या दीप नृत्य में क्या है, थाली में दीप रखकर किया जाता है ये चीज़। ठीक है, दीप नृत्य में थाली में दीप, तो ऐसे ही स्पष्ट हो जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है, थाली में दीप रखकर ये नृत्य किया जाता है। फिर बात करेंगे पाई डंडा नृत्य, ये कहा जाता है अहिर समाज के द्वारा, ये भी आपका पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। दीप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा। पाई डंडा नृत्य जो है ये भी अहिर समाज के द्वारा किया जाता है, तो इसको भी आप याद रखिए। और कार्तिक नृत्य, इसमें क्या होता है, कृष्ण और गोपी का कुछ ऐसे होता है, ये कृष्ण और गोपी लोग बनते हैं, कृष्ण बनते हैं कोई और कोई गोपियाँ बनती हैं, तो ये सब लोग मिलकर डांस करते हैं ये। और लठमार दिवाली नृत्य, लठमार दिवाली जैसे कि लठमार होली नहीं होती है, वैसे ही लठमार दिवाली नृत्य किया जाता है बुंदेलखंड क्षेत्र में। अब देखते हैं, देखिए एक कहानी मेरे हिसाब से जो हम बना रहे हैं, तो अगर आपको समझ में आती है तो देखिएगा, अगर आप अपने हिसाब से कुछ बना सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमने कहा यहाँ पर ले लिया कि यहाँ पर धुरिया में हमने क्या ले लिया, रिया। रिया को बुंदेलखंड की रिया थी। ठीक है, बुंदेलखंड भी इसमें लेंगे। बुंदेलखंड की जो रिया थी, अचानक उसको क्या आया, ख्याल आया। बुंदेलखंड की जो रिया थी उसको ख्याल आया। ठीक है, बुंदेलखंड की रिया को ख्याल आया कि कार्तिक में जो है, कार्तिक में दीपावली के अवसर पर क्या ख्याल आया, बुंदेलखंड की रिया को अचानक ख्याल आया कि कार्तिक के अवसर पर, कार्तिक में जो है दीपावली में, कार्तिक के अवसर पर कार्तिक में जो है दीपावली पर देवी माँ के साथ, तो देवी हो गया ये, देवी माँ के साथ कह सकते हैं घोड़े की सैर करते हुए, देवी माँ के साथ घोड़े की सैर करते हुए, आपका सैर भी आ जाएगा, घोड़े की सैर करते हुए लाठी लेकर, ठीक है, लाठी लेकर पाई पाई चलेंगे। ठीक है, पाई पाई चलेंगे। तो सारी चीज़ें लगभग इसमें आ गई हैं। तो और आपको अगर कहानी बना के याद करनी है तो कर सकते हैं। जैसा कि हमने क्या कहा, धुरिया यानी कि रिया हो गया, बुंदेलखंड की जो रिया थी बुंदेलखंड क्षेत्र हो गया, बुंदेलखंड की रिया थी यानी कि धुरिया नृत्य, उसको ख्याल आया तो ख्याल नृत्य हो गया। आपको ख्याल क्या आया कि कार्तिक माह में, कार्तिक नृत्य हो गया, कार्तिक माह में दीपावली के अवसर पर, तो हम कह सकते हैं दीप नृत्य हो जाएगा इसमें। ठीक है, दीपावली के अवसर पर देवी माँ के साथ, ठीक है, देवी नृत्य हो गया, घोड़े पर यानी घोड़ा नृत्य हो गया, सैर करते हुए सैरा नृत्य हो गया आपका, लाठी लेकर लठमार हो गया आपका। ठीक है, पाई पाई चलेंगे, तो सारी चीज़ें आ गई, पाई डंडा नृत्य हो गया। तो ऐसे भी चीज़ें आप याद कर सकते हैं। तो आई होप बुंदेलखंड का क्षेत्र आपको तैयार हो गया होगा। अब जैसे भी आप याद कर पाए याद कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे पूर्वांचल क्षेत्र की। पूर्वांचल क्षेत्र यानी कि पूर्वी यूपी, ये वाला क्षेत्र है हमारा। ठीक है, बलिया साइड वाला क्षेत्र है, तो ये हमारा है। तो इसमें क्या होता है, एक नटवरी नृत्य होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका और कई बार पूछा भी गया है। ये अहिर समाज के द्वारा किया जाता है, समास लिख दिया है, अहिर समाज के द्वारा ये किया जाता है। कौन सा नृत्य है, नटवरी नृत्य, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अहिर समाज के द्वारा किया जाता है। और एक कठघोड़वा नृत्य होता है जिसमें कृत्रिम घोड़ी बनाकर लोग डांस करते हैं, शायद उसी को तो नहीं बोलते हैं जो काली काली घोड़ी होती है, शादी वादी के अवसर पर आते हैं डांस करते हैं। तो एक कृत्रिम घोड़ी होती है ये, यानी कृत्रिम यानी कि बनी हुई कृत्रिम घोड़ी, तो इस पे लोग डांस करते हैं, तो वही को बोलते हैं कठघोड़वा नृत्य और धोबिया नृत्य। ये तीनों नृत्य आपके इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूर्वांचल क्षेत्र के हैं, नटवरी, कठघोड़वा और धोबिया नृत्य।
और उसके बाद एक आता है आपका लास्ट में पासी नृत्य। अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा है तो बोल के बता दे रहे हैं कि पासी नृत्य आता है। तो पासी नृत्य भी पूर्वांचल क्षेत्र में ही किया जाता है। तो ये 3 नृत्य आपके इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, नटवरी, कटघोड़वा और धोबिया। ठीक है, तो ये आप याद कर सकते हैं। 3 ही नृत्य हैं, नटवरी, कटघोड़वा और धोबिया नृत्य। ये पूर्वांचल क्षेत्र के नृत्य हैं। तो हमने बुंदेलखंड और पूर्वांचल के जान लिए। अब हम देखेंगे ब्रज क्षेत्र के कौन से हैं। ब्रज क्षेत्र यानी कि पश्चिमी यूपी। ठीक है, यहाँ पे पश्चिमी यूपी लिख सकते हैं, पश्चिमी यूपी। तो यहाँ पे क्या है, कौन कौन सा नृत्य होता है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर होता है आपका चरकुला नृत्य। ओके, चरकुला नृत्य होता है, इसको घड़ा नृत्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चरकुला या घड़ा नृत्य होता है। लठमार होली होती है यहाँ पर, झूला नृत्य होता है, मयूर नृत्य है, और रास नृत्य और रासक दंड नृत्य। तो इन सभी नृत्यों को हम याद करेंगे अपने हिसाब से, जैसे कि आप याद करते आए हैं। तो चरकुला नृत्य की हम बात करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। तो चरकुला नृत्य में हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, रथ के पहिए के ऊपर घड़ा रखकर जो है नृत्य किया जाता है, रथ के पहिए के ऊपर। तो ऐसे इतना पूछता नहीं है, बस यही पूछेगा चरकुला नृत्य कहाँ किया जाता है, रथ के पहिए के ऊपर घड़ा रखकर। ठीक है, तो इसको इतना याद, ये एक बार समझ लीजिए, याद करने की जरूरत नहीं है। तो चरकुला नृत्य या घड़ा नृत्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका पूछा जाता है, ज़्यादातर पूछा जाता है। तो ये ब्रज क्षेत्र में यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये नृत्य किया जाता है, घड़ा नृत्य या चरकुला नृत्य। तो ये नृत्य को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लठमार होली तो आप जानते हैं कि ब्रज क्षेत्र में ही होगी। ठीक है, और झूला नृत्य ये सावन के महीने में मंदिरों में किया जाता है। सावन के महीने में मंदिर में, सावन में करते हैं, कहाँ पर, मंदिरों में। देखिए झूले अक्सर कब पड़ते हैं, सावन में ही पड़ते हैं। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं कि अगर पूछा जाए कि झूला नृत्य कब किया जाता है, तो सावन में किया जाता है, सावन माह में। तो वैसे भी आप जानते हैं कि सावन माह में ही ज़्यादातर झूले डाले जाते थे पहले, अब तो कोई वही नहीं रह गया है। उसके बाद मयूर नृत्य, तो हम मान सकते हैं, चलिए मयूर नृत्य ले लिए, अभी बताएंगे आगे। रास नृत्य, तो रास से आप समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण रास रचाते थे, यानी कि ब्रज क्षेत्र ही होगा। और रासक दंड नृत्य, उसी से रिलेट करके आप इन चीज़ों को याद कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, देखिए मयूर नृत्य में क्या होता है, ये मोर का पंख लगाकर नृत्य किया जाता है, मोर का पंख लगाकर। अब देखिए इसमें हम कैसे याद करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको कहानी समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, तो आप अपने हिसाब से कुछ याद कर सकते हैं। तो हमने देखा चरकुला या घड़ा नृत्य ब्रज क्षेत्र का है, लठमार होली, झूला नृत्य, मयूर नृत्य और रास नृत्य और रासक दंड नृत्य। तो हमने क्या देखा, झूला कैसे पड़ता है। जब हम बचपन में झूला डालते थे तो झूला कैसे डालते थे, जब पेड़ की एक डाली होती थी ऐसे, ठीक है, डाली से जब हम कभी लाठी से झूला डाले होंगे ना आप लोग, टायर और लाठी लेके, तो 2 लाठियाँ इधर होती थी, ठीक है, 2 लाठियाँ इधर होती थी और 2 लाठियाँ इधर होती थी, और दोनों में करके ऐसे बांधते थे और ये पटरी लगाते थे, कुछ ऐसे होता था झूला। ठीक है, तो यानी कि 4 लाठी। तो वो समझाने के लिए बता रहे हैं कि क्या होता था कि जब झूला कब पड़ता था, सावन में जब झूला पड़ता था तो उसमें किसकी ज़रूरत होती थी, चर यानी कि 4 किसकी, लाठी की, लठ की ज़रूरत होती थी। सावन में जब झूला पड़ता था, कह सकते हैं कि ब्रज क्षेत्र में जब झूला डाला जाता था, झूला डालते थे तो उसमें 4 लाठी की आवश्यकता होती थी, कह सकते हैं। और फिर क्या होती थी, तो भगवान कृष्ण क्या किए, भगवान कृष्ण या किसी को भी लेते हैं कि सावन में क्या डाला गया, सावन में या ब्रज क्षेत्र में झूला डाला गया। झूले में किसका प्रयोग किया गया, लाठी का, कितनी, 4 लाठियों का प्रयोग किया गया। तो झूला झूलने के बाद फिर वन गए लोग, वहाँ से मयूर के साथ नृत्य किया, फिर रास रचाया, और जब रास रचाकर घर पहुँचे तो क्या मिला, दंड मिला, रासक दंड हो गया। तो ऐसे भी कहानी आप याद कर सकते हैं, नॉर्मल सी कहानी है। ठीक है, यानी कि 4 लाठियों से क्या पड़ेगा, झूला पड़ेगा, और झूला झूलने के बाद जब वन में जाएंगे मयूर के साथ नृत्य करेंगे, मयूर नृत्य करेंगे, फिर रास रचाएंगे, और घर पे जाने के बाद क्या पड़ेगा, दंड पड़ेगा। तो ऐसे भी कहानी बना के आप याद कर सकते हैं। ये हम यहाँ पे भगवान कृष्ण को ही ले लेते हैं। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, पहले यह मान लीजिए, पहले तो मयूर के साथ नृत्य किया, फिर कहाँ आ गए, झूला डालने, झूला डाला उन्होंने, 4 लाठ लेके झूला डाला, और फिर उन्होंने रास रचाई। जब रास रचाकर घर पर गए तो मैया ने क्या किया, दंड दिया उनको। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। चलिए एक बार और देख लेते हैं, चरकुला नृत्य, लठमार होली और झूला नृत्य, मयूर नृत्य और रास नृत्य और रासक दंड नृत्य, ये सारे ब्रज क्षेत्र के हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद फिर आप कहीं नहीं पढ़िएगा, ये बार बार बता रहे हैं आपको, फिर समय मत बर्बाद करिएगा अपना। फिर देखते हैं अवध क्षेत्र की बात करेंगे यहाँ पर हम। तो अवध क्षेत्र में क्या होता है, अवध क्षेत्र आपका ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है अवध क्षेत्र आपका। तो अवध क्षेत्र में बात करेंगे कि यहाँ पर जोगनी नृत्य होता है और कलाबाजी नृत्य होता है। तो जोगनी नृत्य रामनवमी के अवसर पर किया जाता है, और कलाबाजी नृत्य तो आप जानते हैं, जो कलेबाज लोग होते हैं ऐसे नृत्य करते हैं, कलाबाजी शायद उसी को कहते हैं। तो जोगनी नृत्य रामनवमी के अवसर पर किया जाता है, कलाबाजी किसके अवसर पर किया जाता है, अवध क्षेत्र में कलाबाजी नृत्य किया जाता है। तो इनको याद रखिए। तो जोगी लोग क्या करते हैं, कलेबाजी करते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं कि अवध के क्षेत्र में जोगी लोग कलेबाजी करते हैं, ऐसे याद कर लीजिए।
अवध के क्षेत्र में जोगी लोग कलेबाजी करते हैं, यानी कि अवध क्षेत्र में जोगनी नृत्य और कलाबाजी नृत्य रामनवमी के अवसर पर। देखिए सारे अवसर भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के आपके बता दिए जा रहे हैं कि जिस अवसर पर आपको पूछा जाए उस अवसर पर आप गलत मत करिएगा, क्योंकि आपने कहा भी था कि महत्वपूर्ण अवसर भी बताइए जिस अवसर पर जो नृत्य किया जाता है, जो गीत गाया जाता है, तो गीत तो हम कल बताएंगे, गीत हम कल गाएंगे। फिर बात करते हैं, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा गया है आपका, चौरसिया नृत्य पूछा जा चुका है, कई बार पूछा गया है, ये जौनपुर में होता है चौरसिया नृत्य, तो ये जगह याद रखिएगा। एक होता है छोलिया नृत्य होता है, तो उसको कोई जरूरी नहीं याद करना, पूछा नहीं गया है कभी, ये राजपूतों के द्वारा किया गया है, तलवार ढाल लिखा हुआ है, तो बस छोलिया नृत्य राजपूतों द्वारा किया जाता है, इतना आपको याद रखना है। तो ये हो गई सारे आपके नृत्य। एक स्लाइड भी आपकी और है यहाँ पर, तो इन क्षेत्रों के आई होप आपको नृत्य समझ में आ गए होंगे कहाँ से क्या है। अगर कुछ समय भी लग जा रहा है तो फिर भी कोऑपरेट करिएगा, एक दो बार वीडियो देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। फिर दोबारा नृत्य पढ़ने के लिए आपको कोई भी बुक, कोई भी वीडियो खोलने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो चलिए ये चीज़ें हो गई। अब बुंदेलखंड क्षेत्र समझ में आ गया, पूर्वांचल क्षेत्र समझ में आ गया, ब्रज क्षेत्र और अवध क्षेत्र, हमने ये चीज़ें समझ ली। अब हम आते हैं लास्ट में, एक क्षेत्र हमारा और बचा हुआ है, उसको हम पढ़ लेते हैं, फिर चीज़ों को देखते हैं। चलिए अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे देखते हैं चीज़ों को। तो आगे हमारा कौन सा क्षेत्र आता है, मिर्ज़ापुर या सोनभद्र क्षेत्र, ठीक है। मिर्ज़ापुर या सोनभद्र क्षेत्र की हम बात करें तो ये वाला क्षेत्र हमारा क्या है, ये वाला जो एरिया है हमारा सोनभद्र है, ठीक है, और यहाँ पर कहीं मिर्ज़ापुर पड़ता है आपका, ठीक है। मैप में देखिएगा तो यहीं पे कहीं आपका मिर्ज़ापुर पड़ता है, तो इसी क्षेत्र में पूछा जा रहा है ये चीज़। तो कर्मा जो नृत्य है, कई बार पूछा गया है, कर्मा नृत्य कहाँ का है, मिर्ज़ापुर या सोनभद्र, कहीं भी कोई भी ऑप्शन दे देगा तो दोनों में से एक लगा देंगे, या दोनों होगा तो दोनों लगा देंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो इनको याद रखिएगा। ये जो है कर्मा नृत्य जो है खरवार जनजाति के द्वारा किया जाता है, खरवार जनजाति के द्वारा। तो अगर जनजाति पूछता है तो आप जनजाति भी बता सकते हैं। तो कर्मा नृत्य या शीला नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, खरवार जनजाति के द्वारा किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% फंसता है, ये संभावना यही रहती है। कर्मा नृत्य कई बार पूछा गया है, प्रीवियस ईयर उठा के देख सकते हैं। फिर बात करते हैं जो ढरखही नृत्य जो है, ये जनजातियों के द्वारा ये भी किया जाता है, ठीक है, जनजातियों के द्वारा। और चौला नृत्य की बात करें तो चौला नृत्य जो होता है जब अच्छी वर्षा होती है तब ये किया जाता है, फसल के लिए जब अच्छी वर्षा होती है तब किया जाता है, अच्छी वर्षा, ठीक है, किसके लिए, फसल के लिए, तब ये किया जाता है। और हम बात करेंगे लास्ट में क्या लिखा हुआ है, ठडिया नृत्य। तो ये क्या हो जाता है कि सरस्वती माता के चरणों में अर्पित किया जाता है नृत्य, सरस्वती माता के चरणों में। तो एक बार हम और देख लेते हैं, सरस्वती माता के चरणों में। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका ये इसमें कर्मा नृत्य, ठीक है, कर्मा ही पूछा जाता है आपका। इसमें से चौलर भी पूछा जाता है, लेकिन चौलर बहुत कम पूछा गया है, कर्मा नृत्य सबसे ज़्यादा पूछा गया है। इसको याद रखिएगा, इसको मत भूलिएगा, ठीक है। और इसका क्षेत्र क्या है, ये मिर्ज़ापुर और बुंदेलखंड क्षेत्र है कर्मा नृत्य का, बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। तो हम देखते हैं कि मिर्ज़ापुर और सोनभद्र के क्षेत्र में कौन कौन सा नृत्य होता है। कर्मा या शीला नृत्य बोलते हैं, खरवारी जनजाति के द्वारा किया जाता है, खरवार जनजाति। और ढरक हरी जो नृत्य होता है ये जनजातियों के द्वारा भी ये भी किया जाता है। और चौलन नृत्य जो होता है अच्छी वर्षा की फसल है, ये फसल के लिए जो किया जाता है। और ठडिया नृत्य है, सरस्वती माता के चरणों में नृत्य को अर्पित किया जाता है। आपका मेन इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कर्मा नृत्य, इसके अलावा कुछ मत याद रखिएगा, बस पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के लिए क्या है कि अगर कहीं से बाय द वे क्वेश्चन बन भी जाता है तो आपका छूटे ना, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं हम मेन जगह पे, ये चीज़ें तो हम जान ली कौन सा क्षेत्र में कौन सा नृत्य होता है। अब प्रमुख लोक नाट्य के बारे में आते हैं। सीधे सीधे आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि दे देता है रामलीला, रासलीला, नौटंकी, इसमें से कहीं से भी इधर उधर करके दे देता है कि कौन सा है उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश का रामलीला भी है, रासलीला भी है और नौटंकी भी है। नौटंकी की बात करें तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र, ठीक है, सॉरी, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रचलित ये नौटंकी है। उत्तर प्रदेश में सबसे प्रचलित, यूपी में सबसे प्रचलित जो नृत्य है वो क्या है, नौटंकी है। सबसे प्रचलित लोक नृत्य क्या है, नौटंकी है। और देखिए नौटंकी और एक होता है तमाशा। तो तमाशा यहाँ का नहीं है, महाराष्ट्र का है, वो याद रखिएगा, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है नौटंकी और तमाशा में। तो नौटंकी उत्तर प्रदेश की है और तमाशा कहाँ का है, महाराष्ट्र का है, तो उसको भी याद रखिएगा। तो हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश का सबसे प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है, नौटंकी है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और ये नौटंकी जो है ये नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है, नवरात्रि के अवसर पर ये होता है, नवरात्रि के अवसर पर लगभग सितंबर अक्टूबर में। तो इतना ये टाइम नहीं पूछेगा, सितंबर अक्टूबर में नवरात्रि के अवसर पर ये होता है नौटंकी। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रचलित लोक नृत्य। अभी हम देखते हैं किस क्षेत्र में है। तो क्षेत्र तो हमने देखा ही था कि अवध के क्षेत्र में ये किया जाता है, नौटंकी होता है जो अवध के क्षेत्र का है ये। चलिए अब हम आगे देखते हैं प्रमुख शैलियाँ। देखिए प्रमुख लोक नाट्य हमने क्या देखा, रामलीला, रासलीला, नौटंकी, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके। सारी चीज़ें रट लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या चीज़ें हैं, रामलीला, रासलीला, नौटंकी, सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। अब बात करेंगे शैलियाँ, कहाँ पर कैसी शैलियाँ प्रचलित हैं। तो रामनगर में बात करेंगे तो रामलीला होती है, ठीक है, ये प्रचलित है। और काशी
काशी में, और इलाहाबाद और अयोध्या में जो है रामलीला होती है। इलाहाबाद और अयोध्या में याद रखिएगा रामलीला होती है। अब बात करेंगे ब्रज में रासलीला। स्पष्ट है कि कृष्ण भगवान का क्षेत्र है तो रासलीला ही होगी। और हाथरस और कानपुर की बात करें तो यहाँ क्या होती है, नौटंकी होती है। अब ये देखिए यहाँ पर क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, एक लाइन है तो ध्यान से सुनिएगा कि हाथरस और कानपुरी नाट्य शैलियों में क्या हमने बात की कि हाथरस और कानपुरी नाट्य शैलियों में संवाद एवं गायन के प्रस्तुतिकरण को नौटंकी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाथरस और कानपुरी नाट्य शैलियों में संवाद एवं गायन के प्रस्तुतिकरण को क्या कहते हैं, नौटंकी कहते हैं। यहाँ पे जो प्रस्तुत करने का जो है उसको क्या कहते हैं, नौटंकी कहते हैं। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये क्या होता है, जो हाथरस और कानपुरी नाट्य शैलियों के गायन एवं संवाद के प्रस्तुतिकरण को नौटंकी कहते हैं। ठीक है, एवं संवाद के प्रस्तुतिकरण को नौटंकी कहते हैं। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, ये भी चीज़ें पूछी जाती हैं, कभी कभी क्षेत्र से पूछ लिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, नौटंकी कहते हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए स्पष्ट हो गई होंगी कि उत्तर प्रदेश में रामलीला, रासलीला और नौटंकी ये तीनों महत्वपूर्ण है बहुत ज़्यादा। और नौटंकी जो है उत्तर प्रदेश का प्रचलित लोक नृत्य है और ये नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है अक्टूबर या सितंबर के महीने में। और रामनगर, इलाहाबाद और अयोध्या तीनों में रामलीला होता है, ब्रज में रासलीला और हाथरस और कानपुर में नौटंकी होता है। तो क्या बोलते हैं कि हाथरस और कानपुरिया नाट्य शैलियों के गायन एवं संवाद के प्रस्तुतिकरण को नौटंकी कहते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नौटंकी नवरात्रि के अवसर पर भी बता दिया हमने। तो ये सारी चीज़ें। अब हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कथक है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है जो कथक है, ये कथक की शैली कहाँ की देन है, अगर पूछा जाए कि कथक शैली जो है कहाँ की देन है तो ये उत्तर प्रदेश की देन है। इसको याद रखिएगा, पूछ सकता है आपके एग्जाम में, कभी भी पूछ सकता है कि कथक शैली जो है उत्तर प्रदेश की देन है। और इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, जो कथक है, कथक को अवध के अंतिम नवाब ने जो है प्रोत्साहन दिया था। तो अंतिम नवाब थे कौन, नवाब वाजिद अली शाह। ठीक है, कौन थे अंतिम नवाब, नवाब वाजिद अली शाह। अगर कभी पूछा जाए तो आप बता सकते हैं, ये आपको PDF में मिल जाएगा, नवाब वाजिद अली शाह। तो ये नाम याद रखिएगा, नाम मत भूलिएगा। तो क्या है कि कथक शैली जो है उत्तर प्रदेश की देन है। और कथक शैली का प्रोत्साहन किसने किया था, उत्तर प्रदेश के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह ने कथक शैली का जो है प्रोत्साहन किया था। प्रोत्साहन बहुत ज़्यादा दिया था कि ये प्रचलित रहे। और बात करें कि कथक जो शैली है इससे में रिलेटेड, इससे घराना कौन कौन सा है, तो इससे रिलेटेड घराना है लखनऊ घराना और बनारस घराना। ठीक है, और ये घराने का भी हम अलग से पढ़ेंगे, घराना को भी पढ़ेंगे, वहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो ये चीज़ें हो जाएंगी कि शास्त्रीय नृत्य जो है आपका कथक है और इसके लिए प्रचलित घराना है लखनऊ और बनारस। तो एक दो नाम हम जान लेते हैं। लखनऊ घराने में कौन कौन आता है, लच्छू महाराज। ठीक है, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज और बिंदादीन। ठीक है, और बाकी हम डिटेल में पढ़ेंगे तो और सारे बहुत लोग भी आते हैं तो उनको हम और बनारस घराने में सितारा देवी आती हैं तो इनको याद रखिएगा। और हरिशंकर मिश्र भी आते हैं, सितारा देवी और हरिशंकर मिश्र। तो जब हम डिटेल में पढ़ेंगे घराने के बारे में तो हम एक भी चीज़ें को नहीं छोड़ेंगे, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो ये हो गया। और हम बात करें अगर शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो पूरे भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। और सबसे नया कौन सा है, सतरिया है, जो नवंबर 2006 में जिसको मान्यता मिली थी। तो 2000 में मिली थी, 2006 में नहीं, नवंबर 2000 में मिली थी मान्यता, ये याद रखिएगा। और इन सभी जो शास्त्रीय नृत्य हैं इनको दर्जा कौन देता है शास्त्रीय नृत्य का, तो संगीत नाटक अकादमी देती है। इन सारी चीज़ों को हम आगे की वीडियो में जानेंगे जब हम पढ़ेंगे चीज़ों को अलग से। तो ये चीज़ें आपके लिए स्पष्ट हो गई कि शास्त्रीय नृत्य कौन सा, उत्तर प्रदेश का कथक है। और शास्त्रीय राजस्थान का भी कथक ही है शास्त्रीय नृत्य, वो भी याद रखिएगा। और ये कथक जो शैली किसकी देन है, उत्तर प्रदेश की देन है। प्रोत्साहन किसने दिया था, उत्तर प्रदेश के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह ने दिया था। और शास्त्रीय नृत्य जो कथक है इससे प्रमुख जो घराना कौन सा संबंधित है, लखनऊ घराना और बनारस घराना। लखनऊ घराने में लच्छू महाराज, बिरजू महाराज और बिंदादीन आते हैं। और जो ये घराना है आपका बनारस घराना तो इसमें सितारा देवी और हरिशंकर आते हैं। ठीक है, बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। अब लोक नृत्य आप कहीं से मत पढ़िएगा, बस यहीं से पढ़ लिया, आपको PDF मिल जाएगी, इतना सफिशियंट है आपके लिए। इधर उधर भटकिएगा नहीं, समय मत बर्बाद कीजिएगा, ये चीज़ बता रहे हैं। और मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र में हमने जाना कर्मा नृत्य सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें हो गई आपकी उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य से संबंधित वीडियो हो गया आपका। हो सकता है थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाए आप, लेकिन इसको पढ़ने के बाद फिर मत पढ़िएगा उत्तर प्रदेश की लोक नृत्य कहीं से किसी बुक में, समय मत बर्बाद करिएगा। ये आपसे बार बार कह रहे हैं कि यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, इससे अलावा नहीं जाएंगे। तो चलिए, आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी, क्योंकि जीके कैप्सूल हम आपके लिए ला रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें ला रहे हैं और लगातार लाते रहेंगे। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगेंगी, जो एग्जाम में बनती हैं, जो चीज़ें आपको कठिन लगती हैं, तो सारी चीज़ों को लाएंगे।
तो चलिए इसी के साथ ही वीडियो को ख़त्म करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद और लगातार बने रहिए हमारे चैनल पे, सफलता आपकी पक्की होगी।